तो नंबर सिस्टमेटिक ऐसा टॉपिक है, अगर हम इसकी कम से कम 15-20 क्लासेस रेगुलरली पढ़ें तब जाके हमारी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट होती है और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम कर पाते हैं कम समय में। तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर सीरीज की। राइट, तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में? सीरीज की। सीरीज में कौन सी सीरीज जिसे हम श्रृंखला कहते हैं? पहले बात करते हैं होल नंबर की। जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1, 2, 4, 5 तो टू इन्फिनिटी। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें हम जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की उन संख्याओं को शामिल करते हैं जो रैशनल नंबर में ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब लिखा जाए तो नीचे वाला जो मान है वो 1 होना चाहिए। ठीक है? तो ये हम अब इसके ऊपर क्वेश्चन की बातें करें तो क्या क्या क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं। तो इस पे सबसे पहला क्वेश्चन पैदा होता है, फाइंड दी सम ऑफ 20 फर्स्ट 20 होल नंबर। अर्थात प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को। तो इसका सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस वन अपॉन, अगर नेचुरल नंबर होगा तो +1 होगा और होल नंबर है तो -1। तो यहाँ पर हम n की अगर बात करें तो आपका n, क्योंकि 20 नंबर्स हैं, की वैल्यू 20 हो गई। और अगर आप सम की बात करें इन 20 ऑब्जर्वेशन की, n की वैल्यू 20 है। 20 में से एक गया 19 बटे में 2, दैट आंसर इज 190। नोट कर, कहने को हम पढ़ तो सीरीज रहे हैं लेकिन सीरीज का होल नंबर के सम का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा n इंटू एन माइनस वन, अगर इसके हाथ के हाथ एक रीजनिंग का, मैथमेटिकल रीजनिंग का भी अगर हम करना चाहें तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हाथ के हाथ कर सकते हैं। वो क्या क्वेश्चन हो सकता है? एट द एंड ऑफ अ मीटिंग, 15 persons shake hand to each other। किसी सभा के अंत में 15 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स वर शेक। बताइए कि हाथ कितनी बार मिलाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो संबंध है
वो इसी फॉर्मूले से है, दैट इज अगर आप इसमें सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी हो गई 15, और फॉर्मूला अगर ये लगा लेते हैं आप एन इंटू एन माइनस वन अपॉन, तो मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों लगाते हैं। तो ये एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15, 15 में से एक गया 14, 2 से भाग किया 7 और 15 सत्ते, ये तो बात हुई कि हमने ये फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अब थ्योरी को अगर हम समझें कि ये फॉर्मूला लग क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, तो इसको देखते हैं, पहले नोट कर लो। बेसिकली कुछ बच्चों ने हायर मैथमेटिक्स पढ़ा होता है जिनमें उन्होंने एनसीआर पढ़ा होता है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। जिनको नहीं पता होता एनसीआर के बारे में, उनको अगर हम साधारण तरीके से प्रैक्टिकली समझाएं तो ये कैसे पॉसिबल है, हो गया नोट। Friends? अब जरा इसे समझते हैं। फर्ज कर लो कि ये 5 लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5। अब पहले व्यक्ति को जब हाथ मिलाना होगा तो सामने 4 लोग होंगे, तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। यस। दूसरे व्यक्ति को जब हाथ मिलाना होगा तो उसे 3 लोगों से हाथ मिलाना होगा, क्योंकि इससे हाथ तो ये मिला चुका, तो इसको जो चांस मिलेगा वो सामने वाले लोग, जैसे इसको देखोगे तो आप ये दिखाई देगा 4 लोग हैं, ये देखेगा तो 3 लोग हैं, और ऐसे ये देखेगा तो 2 लोग हैं, और ये देखेगा तो 1 होगा, और ये देखेगा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब है सब इससे खुद हाथ मिला के चले गए। अब जितनी बार भी हाथ मिलाया गया वो वास्तव में इन वैल्यूज का सम है ना। अब इन वैल्यूज का टोटल तो है 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इस 10 आंसर को निकालने में हमारे पास इस समय n का मान 5 है। ठीक। अब इसी 5 की वजह से अगर हम इस 10 को डायरेक्ट निकालना चाहें तो क्या हमारा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू काम करता है। यस। तो हम लिखते हैं 5, 5 में से 1 गया 4, 2 से काटा 2 और 5 दूनी दैट इज 11, राइट। तो हम हाथ मिलाने वाले सवालों में ऐसा कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला सम ऑफ द होल नंबर्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फॉर्मूला हम शेक हैंड के लिए भी इस्तेमाल कर पाए। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो, अब होल नंबर पे बनने वाला अगला सवाल क्या होगा, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेक हैंड का फॉर्मूला क्या है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक मैथ्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसे रीजनिंग बोलते हैं लोग। तो ये एनसीआर का एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स में जो आर की वैल्यू है, 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो वो NC2 है। ठीक है। अब इस NC2 के अंदर अगर मैं पूरा कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो फिर फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, लेकिन हम जिन बच्चों को नहीं पता है एनसीआर क्या होता है, NC2 कैसे लगेगा, राइट, बेसिकली तो यही है, एन 2 स्टेप तक जाएगा, एन और 1 स्टेप और कम होगा। ठीक। और ये 2 माइनस 2 इंटू 1 पे जाएगा। तो ये चीज लिखने की क्या है कि जिसको एनसीआर पता ही नहीं है, तो फिर हम बताते भी नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में कि एनसीआर लगाओ, आप सीधा होल नंबर का फॉर्मूला याद रखो और हाथ मिलाने का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो। अब अगर हम कहें कि होल नंबर पर पूछे जाने वाले और क्या सवाल हो सकते हैं, तो उसमें हो सकता है एवरेज का क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन ऐसे बन जाए, फाइंड दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स, यानी कि जो पहली 20 पूर्ण संख्या है उनका औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ये कहें कि अगर एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो हम कहते हैं कि सम अपॉन टर्म। ये सुनो, तो हमें सम निकालने का फॉर्मूला क्या पता है, सम का फॉर्मूला हमारा है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अगर हम इसे सम निकाल लें तो क्या होगा, 20 गुणा 19 बटे, तो हमारा सम कितना निकल गया 100। हमारा एवरेज क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए 190 बटे में
सॉरी ये संख्याएं हैं कितनी? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने जो मैथ्स लगाया वो लगाया एवरेज का कॉन्सेप्ट, और साथ में लगाया हमने होल नंबर के सम का फॉर्मूला, और फिर इतना कुछ किया। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करना है, तो हमारी पहली संख्या 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और आगे भी अगर क्रम में देखें तो 20 संख्या है, तो लास्ट नंबर 19 होगा। तो ये जो एक आपको सीरीज दिख रही है, इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल, समानांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैप है वो हर जगह पर सेम है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस से बनी हुई प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालना है अगर सारी टर्म्स का, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप उसकी पहली और आखिरी ये दो टर्म्स उठा लो और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर, यानी कि अगर आपने 0 प्लस 19 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर खुद ही 9.5 डायरेक्ट ही आ जाता, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, डन। अब होल नंबर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो होल नंबर क्या है? जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी उम्र 0 होती है, तो हम होल नंबर की सीरीज की शुरुआत 0 से करते हैं। इसलिए अगर किसी भी ग्रुप के अंदर 0 आप डालोगे तो उसका एवरेज कभी अप नहीं हो सकता, हमेशा एवरेज डाउन होगा। जैसे घर में कोई कमाता नहीं हो तो वो कभी भी परिवार की एवरेज इनकम को बढ़ा नहीं सकता, आ तो रहा है, खर्चे तो उस पर हो ही रहे हैं। तो जब हम होल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंट्रीब्यूशन को 0 समझते हैं तो उसका एक एवरेज का सवाल बन सकता है नंबर सिस्टम के हिसाब से देखें तो। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ कपल, द एवरेज एज ऑफ देम was 23 ईयर। शादी के समय एक दंपति युगल की औसतन आयु 23 वर्ष थी। आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज they had a baby of age 1 year। शादी के 5 साल बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था। फाइंड दी एवरेज एज ऑफ फैमिली व्हेन बेबी born। राइट, जब बच्चा पैदा हुआ तब परिवार की औसतन आयु क्या थी? अब इस सवाल में हम सबसे पहले देखें कि जब शादी हुई तो लोग दो थे और एवरेज एज उनकी 23 साल थी। अब सवाल पैदा होता है कि शादी के 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स क्यों सर? भाई बच्चा 5 साल बाद तो 1 साल का था ना, पैदा तो 4 साल बाद ही हुआ।
आफ्टर 4 इयर्स हम ऐसा समझ रहे हैं कि जो दंपति युगल की औसतन आयु 23 वर्ष थी, तो 4 साल बाद 27 हो गई, क्योंकि दोनों 4-4 साल बढ़ गए होंगे और एवरेज एज उनकी 27 साल हो गई और इस समय इनका जो टोटल हो गया वो हो गया 54 वर्ष। राइट रॉन्ग? अब इस 54 इयर्स में इसी समय बच्चा भी पैदा हो गया, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स की ही अगर मैं बात करूं तो लोग 2 से 3 हो गए, टोटल 54 ही रह गया, क्योंकि बच्चे का कंट्रीब्यूशन होने का मतलब है बच्चा तो आ गया, एज प्लस नहीं हुई। अब सवाल पैदा होता है कि एवरेज क्या होना चाहिए, यही पूछा है। एवरेज निकलेगा 54 वर्ष का 3 लोगों पर, तो ये आंसर आएगा हमारा 18 ईयर। ओके, समझ आई बात? ऑल डन? बेटा, अब हम बात करते हैं इसके बाद नेचुरल नंबर्स पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और आगे भी तरीके से। ये भी वो रैशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर 1 है। राइट? तो हम नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर, रियल नंबर सब मानते हैं, लेकिन इसमें नेचुरल बोलने के लिए जीरो को शामिल। राइट और नो? अब इस पर बनने वाले सवालों में पहला सवाल क्या हो सकता है? फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। तो पहली 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इनके सम का जो फॉर्मूला है दैट इज n इंटू n प्लस 1 ऑन, क्योंकि n आपका 25 है तो सम आपका होगा 25 गुणा 26 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 13, आंसर 300। ठीक है, फाइंड दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब पहली 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाल। तो अगर हम बेसिकली देखें, फॉर्मूला तो ये कहता है कि यार हमारे को 20 का टोटल निकालना है, तो इसका मतलब है 20 गुणा 21 बटे 2, पहले हमारा आंसर आएगा 210। लेकिन क्योंकि हम निकालने हैं एवरेज, एवरेज का मतलब है सम अपॉन टर्म, सम तो आ गया 210। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 है, तो हम 20 से भाग कर लेंगे। इस आंसर को निकाल के हमने कहा 10.5 है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी श्रृंखला में। अगर दूसरे तरीके से अगर हम इसे देखें शॉर्ट वे में, तो वो होगा 1,
3, 4 और कहाँ तक जाएगा? अब इसके एपी की वजह से, कॉमन डिफरेंस की वजह से का एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है? पहली और आखिरी संख्या को आप जोड़कर 2 से भाग, जैसे आपने होल नंबर में 0 प्लस 19/2 किया था, क्योंकि वो एपी थी और पहली और आखिरी संख्या 0 और 19 थी, जोड़ा और 2 से भाग किया और आंसर। ठीक, डन। इसके बाद बेटा एक शब्द लगता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव। का अर्थ होता है प्राकृत क्रमागत संख्याएं। जब आप नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात करते हो तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो 1 2 3 4 5 है, ये भी नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव ही है। लेकिन अगर किसी भाषा में कंसेक्यूटिव वर्ड का इस्तेमाल हो गया तो उसका मतलब ये है कि वो नेचुरल नंबर का कोई हिस्सा भी हो सकता है। राइट और रॉन्ग? जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो टर्म है वो नेचुरल नंबर है। हाँ, ये नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव भी है, नेचुरली कॉन्सिक्यूटिव होना, यस, एक के बाद एक आना। लेकिन जब नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव वर्ड आ जाता है तो हम इसे ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये शुरू 15 से हुआ, 16, 17, 18 और आगे भी कहीं तक जहाँ ये जाना चाहे। 15 कोई फिक्स नंबर नहीं है, किसी भी नंबर से शुरू होकर क्रम जमा आगत, क्रम से आने वाली संख्या को कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। अब अगर इसको भी ध्यान से देखो तो इनमें भी गैप वैसे ही बराबर है जैसे नेचुरल नंबर में और होल नंबर में था। तो अगर इसका एवरेज निकालने का क्वेश्चन आता है तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग करके निकाला जा सकता है। अब यहाँ हम काम उल्टा करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन टर्म, है ना? तो अगर हमें कभी सम निकालना हो तो हम आसान तरीका ये लगा लेंगे कि उसकी नंबर ऑफ टर्म्स को उसके एवरेज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम हमारा यानी कि टोटल जो होगा वो हमारा एवरेज इनटू में नंबर ऑफ टर्म से निकल सकता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को देखें? तो पहले देखें कि एवरेज क्या निकलेगा और फिर देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो ये दो चीजें समझनी है। अब मान लीजिए कि 15, 16, 17, 18 और ये संख्या चली गई 100 तक। तो मेरे पास दो प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम हो गई एवरेज क्या है। एवरेज तो मेरे लिए बहुत आसान है। क्या? 15 जमा 100 बटा, ये तो मेरा एवरेज आ गया। यस। नंबर ऑफ टर्म्स जो मेरी प्रॉब्लम है उसे कैसे देखना है? यहाँ पर एन निकालने के लिए आपको तरीका सीखना होगा। लास्ट नंबर, ठीक है जी, माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ऐसा करने से एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता लग जाएगा। तो लास्ट नंबर कितना है? 100 है। फर्स्ट नंबर कितना है? 15 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? एक एक का ही। तो 100 में से 15 के 85 और एक। अब आप कह सकते हैं कि आपका जो टोटल है वो एवरेज कितना आया? 115/2 और टर्म्स 2 से डिवाइड किया और टोटल आ गया इसका। तो 15 × 43 को मल्टीप्लाई करने पे जो चीज आएगी। यस और नो? 494।
if the average of 10 natural consecutive numbers is 15.5, then find the greatest and smallest number. यदि 10 प्राकृत क्रमागत संख्याओं का औसत 15.5 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अगर आप 15.5 को ध्यान से देखो तो ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, राइट? रॉन्ग? क्योंकि नंबर होता तो पॉइंट नहीं आता 5। तो ये नंबर फंसा हुआ है दो नंबर के बीच में, एक 15 के और एक, आपके टोटल नंबर कितने हैं? 10। अब 10 नंबर में से आपके दो नंबर निकल गए, तो बचे कितने? 4, सॉरी 8। बचे कितने? 8। और इस 8 को अगर आप 2 से भाग कर दो तो क्या आएगा? आपका सवाल है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का। यदि आपने स्मॉलेस्ट निकालना है तो ये 4 घटा दो, और ग्रेटेस्ट निकालना है तो ये 4। ये सबसे आसान तरीका है विदाउट यूजिंग एक्स, बिना एक्स का प्रयोग किए। ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर, और ये है आपका स्मॉल। कर लो। 8:30 बजे आने में दिक्कत तो नहीं होती? ठंड नहीं है ना ज़्यादा? होती है? कितना टाइम लगता है तेरे को बेटा? आधा घंटा ट्रेन का। ये सब पेपर देने अभी तक गए हुए हैं क्या? हम्म? आगे देखें। इफ द एवरेज ऑफ 15 natural consecutive numbers is 65, then find the smallest and greatest number. यदि 15 प्राकृत क्रमागत संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या बताओ। तो यहाँ पर आप 65 को एक नंबर मानिए, नेचुरल नंबर। अब संख्याएं आपकी 15 है और 15 में से एक संख्या 65 है, तो बच गई 14 संख्या। इसको 2 से भाग करोगे तो 7 बचे। यानी कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है ऐसे सवाल में, तो 65 में से 7 घटा दीजिए, और ग्रेटेस्ट निकालना है तो इसमें 7 जोड़।
ये हम वहां 2 माइनस कर रहे थे, यहाँ 1 क्यों माइनस किया है कि वहां नंबर 2 नंबर के बीच में फंसा हुआ था और यहाँ ये अपने आप में एक नंबर है, राइट और रॉन्ग? होप समझ आ रहा होगा। ठीक, इसलिए करते हैं जैसे कि आपके पास जो सीरीज है तो जो एवरेज है वो बीच में फंसा हुआ है, तो आधी वैल्यू इधर गई होंगी और आधी इधर गई होंगी, आधी आधी गई होंगी, इसलिए 2 से भाग। ओके, चलो अब आप किसी भी टेबल की बात करो, तो बैठने वाली नहीं, जो पहाड़े हम बोलते हैं, राइट? तो अगर आप टेबल की बात करो तो वो बेसिकली मल्टीपल्स होते हैं। फाइंड दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के पहले 5 गुणज का औसत बताओ। अब अगर इसका आपको एवरेज निकालना है तो आपको पता है कि ये मल्टीपल क्या है, 7 है, 14 है, 20 है, 28 और, तो क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस है, इसलिए इसका जो भी एवरेज होगा वो इसके मिडल में होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम ये सारे के सारे मल्टीपल लिखकर उसके बीच वाली संख्या पर जाएं, राइट? अभी कितनी संख्या है, 5 है। अगर ये मल्टीपल 55 हो गए और नंबर 7 की जगह 83 हो गया, फिर तो खतरनाक हो जाएगा क्वेश्चन। 83 के 55 मल्टीपल लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे निकालना है एवरेज, तो इनका एवरेज निकाल दो। 6 में से 6 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? अब बताओ किसका, 7 का। एंड में लाके ये 7 मल्टीप्लाई, तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा, यानी कि इस 7 को आप यहीं पर लिख लीजिए। अब लैंग्वेज ऐसे देखो, फर्स्ट 5 एवरेज का प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। अब संख्याएं चाहे कोई भी हो, आप आराम से सॉल्व कर पाओ। करो, नोट करो, शाबाश। कोई डाउट है, समझ आ रहा है? अब देखिए, हम एक शब्द समझ रहे हैं, नेचुरल कंसेक्यूटिव। हम समझ रहे हैं एक वर्ड नेचुरल कंसेक्यूटिव के बारे में। नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ n इंटू एन प्लस वन बोलूं, तो ये मतलब किससे है? इसका मतलब है टू नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव। तो कभी भी जब दो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो किसी नंबर के स्क्वायर से उस नंबर के बराबर ज्यादा हो जाते हैं। नहीं समझ आई मेरी बात? जैसे 5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 आएगा। तो वो 5 के स्क्वायर से यानी कि 25, तो 5 ही ज्यादा है। बात समझ आई? तो जब भी कोई नेचुरल दो नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, खासतौर पे असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो अपने स्क्वायर से उसी नंबर के बराबर ज्यादा होते हैं। ये बात मेरी कहने का मतलब। अब अगर मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन बना के ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और करता क्या है देखिए, सामने दिखाता हूँ। उसने कोई एक संख्या 28 को मल्टीप्लाई कर दिया 29, और आपको दे दिया कि दो नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 812 है। आपसे पूछ रहा है कि वो जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या, राइट? तो उस समय उस संख्या को निकालने के लिए कोई भी बच्चा अगर एग्जाम में होगा तो वो यही कहेगा कि दो नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 812 है, तो उसका गणित यही बोलेगा कि n इंटू एन प्लस वन बराबर दे रहा है 812। तो वो 812 के लिए इस समीकरण को बनाएगा, इस इक्वेशन को बनाएगा, और इस इक्वेशन को जब वो सॉल्व करेगा
तो कहीं न कहीं वो अपनी 9th क्लास के 2.5 एक्सरसाइज में चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पे वो मिडल टर्म स्प्लिट करना सीखता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। येस और नो? और यहाँ जब वो मिडल मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा टाइम इस बात पे वेस्ट होगा, यार वो 2 संख्याएँ कौन-सी हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 812 आएगा और उनका डिफरेंस 1 का होगा। 1 का डिफरेंस क्यों? क्योंकि नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो डिफरेंस तो 1 का ही रहेगा। अब ये सोचने में उसका हो रहा है टाइम खराब। हालाँकि आपको पता है कि मैंने कौन से 2 नंबर मल्टीप्लाई, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, तो ऐसी वो 2 संख्याएँ 29 और 28 है, जो मैंने आपके सामने किया है। इस काम को करने में टाइम लगेगा। पहली बात सोचने में टाइम लगेगा, इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है? तो आप 8वीं क्लास में जाइए, तो आपके पास एक टॉपिक था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के हिसाब से अगर आपको ये याद आ जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाए, हालाँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करें और कोई इक्वेशन ना बनाएँ। खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब आपको 2 नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो इक्वेशन ना बनाएँ, राइट? इस प्रोसेस को फॉलो ना करें। सीधे-सीधे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालें। आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा देखो। 2 दूनी येस और नो? स्क्वायर रूट निकालना आता है ना? 8 में से 4 गया 4, फिर एक पेयर उतर गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये किस पे जा सकता है? राइट? 8, 8 आठे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 9 पे ले जाएँगे तो क्रॉस कर जाएगा। अब ये देखिए आपको सबसे मज़े की बात क्या है? इसका डिफरेंस भी वही बचेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। देखो 12 में से 8 गया, 4 गया, 8, 10 में से 8 गया 2। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है, क्या? कि अगर आप इसके फैक्टर नहीं सोच पा रहे, इसकी इक्वेशन बनाने में आपको टाइम लग रहा है और आपका क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स अवेलेबल है, तो जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो जैसे ही स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो स्क्वायर रूट इसके अंदर आएगा, जो मैक्सिमम स्क्वायर रूट के अंदर आ सकता है, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, राइट? तो इसका संबंध किससे हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर से। तो अगर इसके स्मॉलेस्ट का नेक्स्ट नंबर मांगेगा तो आपको पता है नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव 1 का डिफरेंस होगा, 1 ऐड करके अगला नंबर आ जाए। ओके? तो ये इसका सही तरीका है, तो हम इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ two natural consecutive numbers is, अब जैसे मैं कोई और नंबर ले लूं, 9120, then find the smallest number। जैसे इसने स्मॉलेस्ट नंबर मांगा, तो आपने छूटते क्या करना है कि टू नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आपने सीधा इसका आंसर निकाला ऐसे, 91 पेयर बनाया, यहाँ गए 9 81, और 9 18, 18 पंजे 90, 5 पे चला गया, 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 एकम 75, यहाँ पे बचने वाला मान भी 95। यस, आपका आंसर आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। यस, गॉट इट? कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? अब कभी-कभी इन क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव, है? जैसे यूँ बोले, इफ
डी प्रोडक्ट क्या, चलो इसको लैंग्वेज। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25 into 96 to get a perfect square number। कह रहा है कि 95 गुणा 96 में से कम क्या घटाएं ताकि एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। इतना आसान सवाल है, एक क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, करना ही कुछ नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आपको लगता है कि इस सवाल के अंदर आपको जो वैल्यू दी है उसमें नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर ये 95 है तो ये क्या है बेटा, 95 प्लस एक ही तो हुआ, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये 95 का तो स्क्वायर बन जाएगा और एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी आएगी, 95। तो आपका आंसर क्या हो गया, यदि आप इसमें से 95 घटा देंगे तो ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सीखने वाली बात यह है कि दो नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर उसमें से कम घटाने की बात करें तो जो नंबर छोटा वाला है वही आंसर है, और अगर जोड़ने की बात करें तो जो नंबर बड़ा वाला है वही आंसर हो। एक और सवाल बता, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इन 243 into 244 to get a perfect square। तो यहाँ पर ऐड करने की बात कर रहा है। ऐड करने के केस में क्या करेंगे, आपका जो ये 243 है इंटू 244 है, तो आपका जो आंसर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा देता हूँ आपको, 5 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करो तो 5 6 क्या होगा, 30। अब 30 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वो भी जोड़ के, तो 6 ही ऐड कर पाओगे, 5 तो नहीं। और घटा के करना है तो 5 घटा पाओगे। तो अगर जोड़ने की बात होगी तो बड़ा वाला और घटाने की बात होगी तो छोटा वाला। तो ये आज हमने सिर्फ दो चीजों पे काम किया, अगर आप ध्यान से देखें, एक होल नंबर और एक नेचुरल नंबर या नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर। इतने से दो शब्दों के अंदर भी इतने सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, और ये सब सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आगे की बात मैं आपसे कल करूंगा, राइट। थैंक यू, बाय।